प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं राकेश रमन सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार नमिता जी। आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। सर, मोदी जी उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, और जो नहीं कहा वो भी उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने बोला था कि हमारा देश जो है वो फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, और वो हो गया है। और ये जो बेमिसाल 11 साल जो मोदी जी के गए हैं, उनको आज हम जोड़ते हैं। और आज का जो मेरा वीडियो है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, आज वो डेडिकेटेड है उस सफर को जो भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की राह पर लेके जा रहा है। और ये सब पॉसिबल हुआ है सिर्फ मोदी जी के कारण। सर, आप क्या बोलेंगे? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये जो लंबा सफर रहा है, उतार चढ़ाव बहुत सारे रहे हैं, उस सफर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने कहा बेमिसाल, वाकई में बेमिसाल है। और ये हम लोगों तो आज बेमिसाल कह के बात कर रहे हैं। एक चीज़ आप गांठ बांध लीजिए कि आने वाले समय में 20-25 साल के बाद ये सब कोर्सेज ऑफ स्टडी में शामिल होगा। मोदी जी की सोच को आप बेमिसाल 11 साल छोड़िए, मोदी जी 2047 के को विकसित भारत को लेके जो चल रहे हैं, आप यकीन मानिए वो पूरा होगा, और ज़बरदस्त ढंग से पूरा होगा। वो मैं तो कभी कभी मैंने दिल की बात कह रहा हूँ, ये अतिशयोक्ति भी हो सकता है। मुझे तो लगता है कि मोदी के रूप में एक देव तुल्य व्यक्ति से हम लोगों की साक्षात्कार हो रहे हैं। ये मेरा बिल्कुल। स्वयं का मानना है। क्योंकि व्यक्ति एक तो कहते हैं निष्काम, जब आदमी निष्काम होकर कोई प्लान को, योजना को बनाता है और उसको पूरा करने के लिए ये मौजूदा कांग्रेसी इकोसिस्टम के छदम वार को झेलते हुए यहाँ तक देश को लाया। और मोदी जी ने थर्ड इकोनॉमी की बात की थी, फोर्थ हम बन चुके हैं, और आने वाले कुछ ही दिनों में हम थर्ड की ओर बढ़ेंगे। ये तो एक डाटा की बात है। आप देखिए, मोदी जी के इस 11 सालों में अगर मैं उनके सिलेंडर वगैरह की बात करूं तो ये छोटी है, लेकिन फिर भी वो अचीवमेंट है। तो 55 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट खोलना, यानी आप समझ लीजिए कि इतने लोग आज़ादी के 67 साल यानी 2014 तक में वंचित थे। 14 के बाद इन 11 सालों में अगर 55 करोड़ बैंक खाते खुल जाते हैं किसी के, उन 55 करोड़ में आप 100 रुपया रख दीजिए ना, कितनी बड़ी राशि होती है। मैं 100 रुपया रख रहा हूँ, जबकि कोई भी आज के डेट में 1000, 2000, 5000 से कम नहीं रखता। सही बात। 12 करोड़ शौचालय बनाए। अब आप समझ लीजिए हम कैसे विकास किए थे कि हमारे ग्रामीणों को, चाहे शहर में भी जो बेचारे रहते थे क्लस्टर्स में, झुग्गी में, उनके लिए शौचालय नहीं होता था। प्रधानमंत्री आवास की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। 35 करोड़ से ज़्यादा एलईडी बल्ब मुफ्त में बांटे हैं सरकार ने। 35 करोड़, यानी आप समझिए कि कितने घरों में उजाला आया। और 11 करोड़ से ज़्यादा गैस के सिलेंडर दिए। तो ये तो एक अपलिफ्टमेंट। और 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, जो कहते थे एक्सट्रीम हंगर में रहते थे, जिनके पास कभी एक टाइम का खाना होता था, उन लोगों को बाहर निकाला। ठीक है, हम 80 करोड़ जनता को फ्री आवास, फ्री राशन देते हैं, लेकिन निकाला किसने? मोदी ने निकाला। अब मैं आपको याद होगा कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी से जब सत्ता आई थी मनमोहन सिंह के पास, तो भारत 10वें स्थान पे था। 2014 में जब मनमोहन सिंह से सत्ता नरेंद्र मोदी के पास आया, तब भी भारत 10वें ही स्थान पे था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस मनमोहन सिंह को हम बहुत बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं,
उन्होंने भी भारत के आर्थिक स्थिति का कुछ भी भला नहीं किया था। अब खेल शुरू होता है 2014 के बाद से आज जो हम 2025 में हैं। इसमें इकोनॉमी का आप बात करें तो अगर शहरी और अर्बन इकोनॉमी की हम जब बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स, शेयर मार्केट, ये एक बहुत बड़ा सूचकांक होता है। तो जब इन्वेस्टर उस वक्त जानते हैं 2014 तक कितने थे, 1,65,00,000 ऐसे लोग थे जो शेयर मार्केट में ट्रेड करते थे और वो टोटल अमाउंट उनका होता था 1.2 ट्रिलियन। ये 2014 की पोजीशन थी। आज 2025 में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो पिछले 67 साल में 1,65,00,000 थी, वो आज 13 करोड़ है। इन्वेस्टर 13 करोड़ हैं और लगभग 5 ट्रिलियन रुपीस डॉलर का शेयर मार्केट में कारोबार होता है। उसमें 40-50, चूंकि शेयर मार्केट है, 40-50 या 400-500 डॉलर इधर उधर होता रहता है। तो ये दिया है। और डीमेट अकाउंट वो लगभग 22,000 है, जो कि शेयर मार्केट में तो 22,000 से कम, 22,000 है, ये तो चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों को याद होगा, आपको भी याद होगा कि दिल्ली के अंदर खालिस्तानी किसानों का आंदोलन हुआ था। मैं किसान आंदोलन उसको कभी नहीं कहता, वो खालिस्तानियों का आंदोलन हुआ था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में कमेटी भी बनी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सरकार के खिलाफ बहुत काम किए। इसको कहने में हमें कोई गुरेज नहीं कर सकते। अब मैं किसानों से जुड़े हुए कुछ प्रोडक्ट की बात करूंगा और सबसे पहले मैं बात करूंगा शहद, हनी। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि 2014 में 74 बिलियन के करीब शहद का उत्पादन होता था हमारे देश में, जो 2025 में 142 बिलियन हो गया है। कमेंडेबल। कितना बड़ा अंतर आया है। आखिर 67 साल तक 74 बिलियन पर पहुंचे थे हम, अब 142 बिलियन पर पहुंच गए। तो इस फिगर को आप देखिए। फिर आते हैं मछली के उत्पादन पे। मछली के उत्पादन पे 2014 तक हम 96 लाख टन मछली निकलता था और 2025 में तक ये बढ़कर हो गया कहाँ 96 लाख और अब हो गया 1,84,00,000, मतलब लगभग दुगुना। इतने टन, यानी 1,84,00,000 टन, इतने मछली के उत्पादन हो गए। अब दूध के उत्पादन पे आते हैं। तो दूध के उत्पादन में 2014 तक 14 करोड़ टन हम लोग के यहाँ दूध का उत्पादन होता था, जो कि 2025 में बढ़कर ये हो गया है 24 करोड़ टन। 14 करोड़ से 24 करोड़, ये है प्रगति और ये है विकास। और इस 24 करोड़ टन में हालांकि एक सर्वे कहता है कि अब पशुओं की संख्या कम गई है, मतलब गाय भैंस की संख्या कम गई है। इस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे थे अपने कुछ साथियों से जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं चाहे, तो एक ही बात निकल कर आ रही है कि पहले जो ग्रामीण परिवेश में दूध को बेचने में संकोच करते थे, अब वो खुलेआम व्यापार कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे हैं कि दूध नहीं दुहेंगे, इतना ही दुहेंगे जितने की जरूरत है। पहले ये मेंटलिटी होती थी कि लोग बाग का व्यापार कर रहे हैं, तो वो एक उधर से निकलता है। अब कृषि से जुड़ा हुआ एक मामला और है कि अनाज का उत्पादन, जिसमें चावल, गेहूं, दलहन, सब अनाज जो होता है, तो अनाज के उत्पादन में भी 25% से ज़्यादा की बढ़ोतरी है। तो अनाज तो उसी जमीन पर है, जमीन तो कोई बढ़ी नहीं घटी नहीं, जो है वही है। लेकिन चूंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिला तो वो 25-26% ज़्यादा अनाज का भी उत्पादन हो रहा है, और जिस कारण हम
84 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं, 5 किलो वाले राशन वाली जो नरेंद्र मोदी की स्कीम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में भी करोड़ों घर दिए गए। तो किसे दिए गए? जिनके पास नहीं थे। लोगों के स्टैंडर्ड में खुशहाली आई है। इसलिए अगर हम बेमिसाल कह रहे हैं, इतने तक तो ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कुछ आंकड़ा था। मोदी सरकार के ऊपर बहुत सारी बातें होती है। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपसे डाटा शेयर करना चाह रहा हूँ जी। कि हर चीज में मैंने अभी तक आपको बताया कि आगे बढ़े हैं। सबसे मजेदार डाटा जो निकल कर आया है रेल यात्रियों का। 2013-14 में रेल यात्री थे 853 करोड़ और 25 में ये घटकर हो गए हैं 715 करोड़। माने रेल से यात्रा करने वाले घट गए। तो ये घट गए तो कहाँ गए? यहाँ पर अभी रोकता हूँ। हवाई यात्रा करते थे 6.5 करोड़ उससे 2014 तक, 13-14 तक। अब कर रहे हैं 16.5 करोड़। मतलब रेल वाले यात्री नहीं, रेल यात्री हवाई यहाँ पैसेंजर बढ़े, लेकिन ये नहीं कहिए कि रेल वाले यात्री हवाई यात्रा पे गए। ये जो गए हैं, ये जो शिफ्ट है, ये सड़क पे गए। रेल के यात्री जो अब सड़कों की स्थिति इतनी अच्छी हो गई है कि लोग गाड़ी उठाते हैं या भाड़े की गाड़ी करते हैं, पूरा परिवार गाड़ी में बैठता है और चला जाता है। जैसे आपको लखनऊ जाना है तो आप ट्रेन की भरोसे नहीं है, आप गाड़ी में बैठी 6 घंटे में 7 घंटे में लखनऊ पहुंच गए घर पे, और 4 आदमी हैं तो आपको ट्रेन से भी कम भाड़ा पड़ा। तो ये जो आया है ना शिफ्ट, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर आ रहा है कि लोग सड़क को यूज कर रहे हैं। और ये सुनकर आश्चर्य लगता है कि ट्रेन के यात्री कम गए, लेकिन ये विकास का एक नया स्वरूप है। हवाई यात्रा में बढ़े ही है। हवाई यात्रा जो मिडिल क्लास होता है वो इमरजेंसी में करता है। मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, कोई शौक से हवाई यात्रा में पैसे फालतू नहीं खर्च करना चाहता है, कोई भी सौभाग्य। तो लेकिन हाँ, इमरजेंसी में आदमी जा पाता है। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जो कार से जाने वाले का। किसी के घर में कोई एकाएक इंसिडेंट हुआ, घटना घटी, रात के 11 बजे खबर आई, अब ट्रेन भी है तो कल है, तो वो क्या करता है, गाड़ी उठाया, दोस्त से लिया या भाड़े पे लिया, 4-5 लोग हैं, अपना निकल गया। जब तक ट्रेन पकड़ता तब तक तो वो वहाँ पहुँच चुका है। और इमरजेंसी में खासकर ये बहुत काम आता है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर था। फिर इन किस के बारे में बात करूं, आप जिस बात में बात करें। हम लोग 2014 तक रोज सुनते थे कि बैंक में एनपीए बढ़ गया, बैंक घाटे में है। आज बैंक सब जो है हमारा, बैंकों का मुनाफा जो है ना 1,50,000 करोड़ के लाभ में है बैंक। कोई बैंक हमारा घाटे में नहीं है। तो जब बैंक घाटे में नहीं है तो वो क्रेडिट देता है, और क्रेडिट देने के कारण, और सरकार की एक योजना है मुद्रा लोन, उस मुद्रा लोन ने तो गजब किया हुआ है। लगभग मुद्रा योजना के तहत 42 करोड़ लोगों को दिया गया है। उसमें 12 करोड़ का एक सेगमेंट है और 30 करोड़ का एक सेगमेंट है। 12 करोड़ में बड़े लोग हैं, बड़े लोन हैं, और 30 करोड़ जो छोटे लोन हैं, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। तो जो व्यक्ति 10-20 लाख से कारोबार कर रहा है, ऐसे की संख्या 30 करोड़ है। अगर एक व्यक्ति को भी नौकरी, यानी मिनिमम मान लीजिए 30 करोड़ में अगर किसी ने एक व्यक्ति को भी नौकरी दिया होगा तो 30 करोड़ रोजगार तो यहाँ सृजन हो रहे हैं। अब सोचने की बात है। तो मोदी जी ने जो जो कहा था वो लगभग पूरा हो रहा है। यानी एक तो ये मुद्रा योजना आ गया। अब जैसे इतने विकास के कार्य हैं, अगर मैं सारे को लेकर अगर बात करूं
तो गागर में सागर भरने का ये मेरा प्रयास है। मैं जानता हूँ कि सभी सेक्टर पर मैं बात करूँ तो हम लोग अल्पावधि में बात नहीं, दिन भर इसके लिए चाहिए, हमें इसके लिए बिल्कुल। 10-20 सेशन चाहिए, तब एक-एक हुँ, जैसे डिफेंस का बजट, अभी-अभी युद्ध चल रहा था पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट, इसमें 50,000 करोड़ बढ़ाया गया है बजट इमीडिएट, और रूस से सौदा हो रहा है। तो भारत की हुँ, आज आर्थिक स्थिति का धमक है ना ये, कि बिल्कुल। पहले कहाँ हमारे रक्षा मंत्री कहते थे हम कैसे आर्म्स का डीलिंग करें, हमारे पास पैसा नहीं है, और आज हुँ, इन बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट इन ऑलमोस्ट इन द वॉर हमारा हुँ, बजट बढ़ जाता है, हमारे एनएसए रूस चले जाते हैं, वहाँ से एयर 5th जनरेशन फाइट की प्लेन की डील हो जा रही है। तो अब हम कितने सक्षम हैं, यही फ्रांस राफेल का हमको सीक्रेट कोड नहीं दे रहा था, जैसे हम रूस हुँ, पहुंचे वो सीक्रेट कोड लेके तैयार हो गया देने को। तो पैसे का दबदबा जब होता है तो सब काम होता है, और मोदी जी ने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से धीरे धीरे एक बृहद लंबी योजना बनाकर काम करते हैं। और मोदी जी कहीं भी, लोग कहते हैं चौंकाते हैं, मैं नहीं मानता चौंकाते हैं, मोदी जी सब कुछ बताते हैं, आप याद नहीं रखते हैं। सही आज बात है। है, आज की जो घटना है, आज मोदी जी ने जो बोला है गुजरात के दौरे में कि हमारे गणेश जी की छोटी छोटी आंखें, हम मेक इन इंडिया को देखें, ये अगला चीन पर अटैक है। चीन को देखिए, युद्ध केवल पिस्तौल और गोले और बारूद से नहीं होती है। युद्ध हुँ, जो होती है, समाज से जो युद्ध होती है ना, समाज के द्वारा जो युद्ध होती है, आज मोदी जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि चाइनीज आइटम को छोड़ो और स्वदेशी अपनाओ। तो आज मोदी जी के जो गुजरात में आज वाले भाषण है, उसका यही मैसेज है कि स्वदेशी से जुड़ो आप। अब वो गांव की इकोनॉमी की अब बात कर रहे हैं, कह रहे हैं छोटे इकोनॉमी से हमको आगे बढ़ना है। मोदी जी हुँ, देखिए, यूपीआई जब आया, आप याद कीजिए 2004 से 14 के बीच में चिदम्बरम और ऑलवेज एक ऊंचे दर्जे पर रहते थे, फाइनेंस हुँ, होम। हुँ, जब मोदी जी यूपीआई और ये ला रहे थे, तो चिदम्बरम का हमको कमेंट याद है कि जो गांव वाले हैं, रेडी पटरी वाले हैं, इन लोगों के पास तो स्मार्टफोन ही नहीं है, वो कैसे चलेगा। आज आपका बैंकिंग क्यूआर कोड, टमाटर से लेके, टमाटर की तो बड़ा हो गया, टमाटर तो महंगा भी होता है, कोई छोटा आइटम और ले लीजिए, सिगरेट पान बीड़ी से लेके मॉल तक हर जगह ऑनलाइन पेमेंट होता है। आज आपके हाथ में फ़ोन है, आपके पास सब हुँ, कुछ। पर्स में 10-20 रुपया हो नहीं हो कोई अंतर नहीं पड़ता, आप अपनी पूरी मार्केटिंग कर देते हैं, और बहुत सारा टेंशन से इसने मुक्त किया है। इस क्यूआर कोड के पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट ने बैंकों की भीड़ खत्म कर दी है। हम जहाँ पे रहते थे वहाँ एक स्टेट बैंक होता था, उसके बाहर तक लोग बाग लाइन में लगे रहते थे, पैसे भेजने के लिए, जमा करने के लिए। कभी भी बैंक में 30-40 लोग से कम नहीं होते थे। आज जब जाइए खाली पड़ा हुआ है बैंक। अब क्यों जाए लोग, उनका पैसा भी सही यहीं से निकल जा रहा है, टेलीफोन के बिल, बिजली के बिल पेमेंट हो जा रहे हैं, सब्जियां आ जा रही, यानी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मोदी जी की जो सोच है ना, और आप जान लीजिए, आप 13 कंट्री में अपने रुपये में डील कर सकती हैं, उसमें हुँ, फ्रांस जैसा भी देश है। आप ये कभी कल्पना की थी? सिर्फ नेपाल में आप करती थी, क्योंकि वहाँ पर आपके पैसे का 100 रुपया का, जब मैं गया था नेपाल तो 160 रुपया मिलता था, अभी पता नहीं क्या है एग्जैक्टली। अब 13-14 बड़े देशों में आप रुपये पे कारोबार करती है। अब भारत बड़े बड़े सौदे रुपये में करता है, जो पहले सोच नहीं सकते थे। तो मोदी जी ने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे आज मोदी जी ने ये कॉल दिया है, आज का कॉल है ये, हुँ, कि आप लोग स्वदेशी अपनाइए, चीनी आइटम को बहिष्कार कीजिए। पाकिस्तान को तो हमने निपटा दिया,
पाकिस्तान की औकात हमने नाप दी। पाकिस्तान के बारे में अब हमें भी पता है, पाकिस्तानियों को भी पता है कि अब हम लोग लड़ने गए तो हम निपट जाएँगे। लेकिन भारत की लड़ाई भारत के अंदर बैठे पाकिस्तानियों से है। बिल्कुल कांग्रेस सर, बिल्कुल। कांग्रेसी इकोसिस्टम से है। हुँ, और एक जो लीडर का खुलासा करके गए थे निशिकांत दुबे, जिसमें हुँ, कि नेहरू का वो पत्र है जो टेलीग्राम नेहरू जी के समय का चीन पाकिस्तान के द्वारा भेजा गया था अमेरिकन एम्बेसी में। उसमें ऐसे-ऐसे खुलासे हैं कि कौन-कौन सा जगह देने को नेहरू तैयार बैठे थे। उस पर कभी बाद में हम लोग बात कर लेंगे। बिल्कुल करेंगे सर, करना बहुत ज़रूरी है। और आपको मोटा-मोटी एक बता दें कि हेल्थ में पहले 2014 तक 380 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। तो जब इतने कॉलेज बढ़ गए तो सीट भी लगभग डबल हो गई। मतलब 10 सालों में हमने 67 साल तक जितनी सीटें थी, उसको डबल कर दिया है। तो ये इसको कहते हैं विकास। और एक एजुकेशन पर एक इंटरेस्टिंग फिगर ये है कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में देश दुनिया के 1000 यूनिवर्सिटी में हमारे मात्र 11 यूनिवर्सिटी थे 2014 तक, जो 2024 में बढ़कर 46 हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मोदी जी अगर रह गए अभी, और मोदी जी को हम लोगों को किसी तरह से 10 साल और रोकना है, तभी हम लोग 2047 या 2040 में ही विकसित हो जाएंगे। ये भी बिल्कुल आप सर। तय मान लीजिए। लेकिन देखिए क्या है ना कि थर्ड इकोनॉमी तो हम बन जाएंगे 5 ट्रिलियन हुँ, होते, हम जर्मनी को छोड़ के निकल जाएंगे थर्ड पे। हुँ, लेकिन उसके बाद जो गैप है 18 ट्रिलियन चाइना का है, तो वो बड़ा गैप है। लेकिन हुँ, मोदी जी की आज की जो स्टेटमेंट है, मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, आज जी, का जो उनका स्टेटमेंट है कि अवॉइड चाइनीज प्रोडक्ट, हुँ, वो 5 से 18 वाले यात्रा की तैयारी है। कहने कि लोग कहते हैं राइट, मोदी चौंकाते हैं, मोदी चौंकाते नहीं हैं। मोदी की योजनाओं को आपको समझना है तो मोदी जी की बातों को ध्यान से सुनना होगा। और यही वजह है कि मोदी जी बहुत सिस्टमैटिक होकर काम करते हैं। उन्होंने आराम से 14 से धीरे-धीरे अपने डिफेंस सेक्टर को तैयार किया। आज मेक इन इंडिया आर्म्स एंड एनिमेशन की डिमांड बढ़ गई है। हमारे आकाश मिसाइल को लेने के लिए लोग बाग कतारों में आ गए हैं। और चीन के और तुर्की के आर्म्स के प्रोडक्ट की ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं और वो भारत बिल्कुल, की ओर आ रहे हैं। तो एक योजनाबद्ध हाँ, तरीके से जब कोई नेता समर्पित भाव से कार्य करता है तो इस तरह हुँ, के परिणाम आते हैं। केवल यही नहीं है, इन सब हेल्थ का और डिफेंस पर तो बहुत ज़्यादा बात मैं नहीं करना चाह रहा था। जैसे जी, यूट्यूब से एक रिपोर्ट आई है कि पिछले 3 साल में भारत में 21,000 करोड़ रुपए लोगों ने कमाए हैं, यूट्यूबर्स, 3 वर्षों में। हुँ, तो ये भी एक डेवलपमेंट है, विकास है। बिल्कुल, हवाई यात्रा की बात तो मैंने कहा, रेल में कोयला के भी उत्पादन में एक बात करना चाहूँगा। जी, 2004 तक 37 करोड़ टन उत्पादन कोयले का होता था, जो 2014 में जब मिला तो 57 करोड़, यानी जब मोदी जी आए तो कोयले का उत्पादन 57 करोड़ टन था। और 2025 में आते-आते वही माइंस, वही सब कुछ, ये प्रोडक्ट हो गया 105 करोड़ टन। कैसे हो गया भाई? सिर्फ चोरी को रोका। सही सिर्फ बात है। इस कोयले के में दलाली और चोरी को रोका। जो 57 करोड़ टन का उत्पादन था वो 105 करोड़ पे पहुंच गया। तो आप इस विकास यात्रा को कैसे समेटेंगी ये समझिए। और इतनी बड़ी उपलब्धि है। और अब ये बिजली के हैं, वो सब चलिए बहुत सारी हैं। मोदी जी बिल्कुल की सर, हाँ, कहते हैं ना कि विकास की कथा हरि अनंता, हरि कथा अनंता वाली बात हो रही है। लेकिन बिल्कुल, मोदी जी ने जो भारत को एक दिशा दिया है, शायद हम लोगों के लिए, हम लोग खुशकिस्मत हैं
कि इस दौर को अभिभूत कर रहे हैं। हम लोग अभिभूत हैं, लेकिन हाँ, हम लोग इसको यानी महसूस कर रहे हैं, पा रहे हैं कि हाँ, हमारे समय में ये हो रहा है। बहुत बिल्कुल लोग सर। बहुत तरह की बातें करते हैं, चूंकि नैरेटिव इस तरह से बनाई गई कि उस पे क्या ही बात की जाए। अब राहुल गांधी कहते हैं, कितने गिरे वाली बात पे नहीं, उन्होंने एक बात और जो कही कि पाकिस्तान के से जब आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो आपके साथ कोई देश क्यों नहीं खड़ा हुआ। अब हम्म। राहुल गांधी जैसे अक्लमंद व्यक्ति को कौन बहुत समझा ज्यादा। कि 57 देश तो मुस्लिमों के हैं। ये तो हम्म। देखो कि 57 में उसके साथ केवल तुर्की खड़ा था। हाँ। चाइना को तो भारत से दुश्मनी है, इसलिए उसके साथ खड़ा है। ये नहीं देख बिल्कुल। रहा है कि 57 में हमने 55 को अलग कर दिया। और अभी जो मोदी जी ने पूरे सर्वदलीय डेलीगेशन भेजा हुआ है, वो तो अलग कमाल कर रहा है। ओवैसी ने तो वहाँ झंडा गाड़ा बिल्कुल। हुआ है, शशि थरूर हाँ। ने गाड़ा हुआ है। तो हाँ। मोदी जी, एक देखिए, मोदी जी के स्ट्रेटेजी को आपको समझना। राहुल का जो ये क्वेश्चन आया, अरे राहुल, जब तुमको जवाब मिलना हुआ तब तुमने ये क्वेश्चन किया। राहुल हम्म। गांधी अब जो ये पूछ रहे हैं, ये 10 दिन पहले पूछे होते, जब डेलीगेशन हाँ। नहीं भेजी गई थी। जब डेलीगेशन हाँ। भेजी गई है तो मुस्लिम कंट्री भी तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बिल्कुल। सारी जगह से। तो खड़ा होना नहीं होना तो बहुत तरह की बात है। और मोदी हम्म। जी ने जो आज, जैसे मैंने देखा ये खबर, मैंने वीडियो को डाउनलोड किया अभी उनका ट्विटर पर से, मेक इन इंडिया। तो मैंने कहा वो, ये 2005 थर्ड पे तो हम आ ही गए हैं, ये थर्ड से सेकंड की जो यात्रा होगी उसकी हम्म। तैयारी कर रही है। और इस बात को आप मेरी बात को आज गांठ बांध लीजिए, यही आपको आने वाले दिनों में पता भी चलेगा। और क्या कहूँ, बिल्कुल। बस बिल्कुल सर। इतनी ही। मुझे तो आपने इतनी सारी बातें बताई और स्पेशली जो आपने मुझे बताया कि रेल यात्री जो है कम हो गए, तो मेरा दिमाग सीधे गया था हवाई यात्रा पे। फिर आपने जो बीच में रोड्स वाली बात बोली थी, उधर से मेरा ध्यान गया ही नहीं था। मुझे गूज़बम्प्स हो गए और मैं इतना मतलब प्राउड फील कर रही हूँ कि हमारी जनरेशन जो है, मोदी जी के ये कारनामे तो नहीं बोलूँगी, मोदी जी का जादू है ये, जो वो बिल्कुल देख रही है और जो साक्षात होते हुए हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। और हम लोग जो मोदिफाइड हो गए हैं ना, या मोदित्व के रंग में हम लोग रंग गए हैं ना, तो वो इसी वजह से है क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं अपने सामने जो हो रहा है। तो गजब सर, बहुत मतलब नतमस्तक हो जाती हूँ मैं मोदी जी के सामने। और उनकी जो टीम उन्होंने चुन चुन के हीरे जो रखे हैं ना, जो उनको उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ उतनी ही मेहनत करते हैं जितने की मोदी जी मेहनत करते हैं। तो अगर आपका राजा अच्छा है तो प्रजा ना सुखी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और दो चार राहुल गांधी जैसे एनिमीज विद इन तो होते सब जगह होते हैं सर। ना, जी। वो तो बिन संतोषी हैं ये लोग। बस और क्या कहा जाए, बस इतना ही कहा जा सकता है। बिल्कुल। बस यही कर बिल्कुल सकते सर। हैं, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। इससे ज्यादा और क्या कहा जाए। लेकिन सर हमारे लिए तो बहुत अच्छा ना, राहुल गांधी अगर ऐसे बिहेव करते हैं तो हमारे तो ट्रम्प कार्ड है ना ये। नहीं, और ट्रम्प वो कार्ड नहीं छोटी है। आंख वाले चाचा। नहीं नहीं, ट्रम्प कार्ड नहीं है। आपके नैरेटिव बार को डाउन करने के लिए राहुल गांधी ये बोल रहे थे। हाँ आप बिल्कुल भूलिए नहीं, बिल्कुल। आप हाँ। भूलिए नहीं कि आपको हम्म। विदेशों में जो आपके डेलीगेशन जा रहे हैं, उनको कुछ आपके खिलाफ बात करने का मौका दें। लेकिन हम्म। जो डेलीगेशन गई है, उन लोगों की ब्रीफिंग इस तरह है कि ममता बनर्जी का भतीजा जो है, क्या था, अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी। अभिषेक जी। अभिषेक बनर्जी ने कहा आतंकवाद जो है पागल कुत्ता है, और इस पागल कुत्ते को हमें मार ही देना होगा। ये उसके स्टेटमेंट है। तो जब सही हमारा बात है। विपक्ष का भी नेता इस तरह से बोल रहा है, राहुल गांधी की ये कोशिश थी कि विदेश, बाहर के लोगों को कुछ नैरेटिव दिया जाए, ताकि जब भारत की डेलीगेशन जाए तो उसको वो कमज़ोर कर सकें। लेकिन हम्म। राहुल गांधी जहाँ से सोचना शुरू करते हैं या ख़त्म करते हैं, मोदी जी उसके बहुत ऊपर से सोचना शुरू करते हैं। तो इसलिए राहुल गांधी लिटरली बाय माइंड नहीं जीत सकते हैं, है भी नहीं नहीं। कर सकते सर, बिल्कुल नहीं कर नहीं सकते नहीं, सर, वो क्योंकि कर वो नहीं ना सकते।
वो हाँ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके परिवार में किसी ने किया ही नहीं है, देश के लिए कोई जिया ही नहीं है, सबने अपने लिए जिया है। बस इतना ही बिल्कुल कहूँगा। सर। और नेहरू जी और इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से, जो नेहरू जी तो नहीं बोलूंगी, नेहरू ने और इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से हमारे देश की जड़ें खोदी हैं, उसको अब यंग जनरेशन के सामने लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यंग बिल्कुल जनरेशन को पता ही नहीं है कि हमारे साथ में 70 सालों में क्या खेल कर दिया गया था। सही तो बात वो है, बहुत सारी बहुत बातें हैं। जरूरी है। बिल्कुल सर, देखिए बिल्कुल बस एकदम। अल्टीमेटली मोदी का चक्की पीसता है धीरे धीरे, लेकिन पीसता बहुत बारीक है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम बिल्कुल देता हूँ। बिल्कुल, और थैंक यू आप सो मच अपने सर। दर्शकों से रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारा भी यूट्यूब है प्रथम स्वर, प्रथम, उसको प्लीज आप मैंने, लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हम लोगों का उत्साह बढ़ाइए। बिल्कुल, हमारा सनातनी परिवार इतना छोटा है और जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उतना ज़्यादा हम मजबूत होते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि प्रथम स्वर में जाकर के, मैंने लिंक डाल दिया था अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और उसमें हम लोगों का हिम्मत का, हमारा जो हौसला है उसको आगे बढ़ाइए, ताकि हम और आपके सामने सनातन परिवार को लेकर के आ सकें और हमारे हिंदुस्तानी होने का हमको गर्व हो सके। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और चैनल को, मेरे और सर के चैनल को, दोनों चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।